नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। मित्रों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बेहतर तरीके से चीज़ों को अपनी तैयारी को आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। उसी क्रम में जैसा कि सेल बायोलॉजी की एक क्लास आपको प्रोवाइड की गई थी, उसी के बाद ये दूसरी क्लास है सेल बायोलॉजी की। उसमें हमने कुछ सेल से रिलेटेड फैक्ट जो थे, सेल का एक इंट्रो था, सेल का एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि सेल की स्टडी हम कैसे करते हैं, सेल की खोज किसने करी, और इसके साथ साथ जो विविध तथ्य थे सेल की थ्योरी, जिसको मैथास राइडेन एवं थियोडर स्वान ने दिया था। 3-4 बातें उन्होंने उसमें बताई थी कि इस बेस पर सेल को उन्होंने कैटेगराइज किया था और ये बताया था कि सेल जो है, कोशिका जो है, जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। जो कोशिका होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो ये सारी चीज़ें उस क्लास में हमने बताई थी और इसके साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा बहुत हमने इंट्रो कराया था। तो आज की क्लास में बेसिकली हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल और इसके साथ साथ जो सेल के पार्ट्स होते हैं, अगर सेल को हम देखें तो बेसिकली सेल के 2 पार्ट हो जाएंगे। एक आपका हो जाएगा सेल वॉल और दूसरा हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो उन 2 चीज़ों की बात करेंगे आज की क्लास में। जो सेल से रिलेटेड ये सेल बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट की गई है, एक क्लास हो गई है। बाकी इसमें हम जो सेल के पार्ट हो जाएंगे, सेल के टाइप हो जाएंगे, उसकी बात कर लेंगे। इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, एक एक चीज़ों का हम विधिवत चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और चीज़ों को हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें जो सेल टाइप की बात हमने करी थी, सेल टाइप, उसमें मैंने बताया था सेल आपकी 2 प्रकार की होती है। एक आपकी प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगी और दूसरी आपकी यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके कुछ क्या कैरेक्टर होते हैं, कैसे हम उसको वेरीफाई करेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो देखिए, इट इज़ सिंपल सेल। ये क्या होती है? सरल कोशिका होती है, एक सरल प्रकार की होती है। और बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब समुद्र में जीवों की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स ही बने थे। उसके बाद प्रोकैरियोट धीरे धीरे डेवलप किए और जा करके फिर यूकैरियोटिक जो जीव थे उनमें उनका डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया। इसको मैंने एक क्लास में आपको बताया हुआ था, जिस समय हमने क्लासिफिकेशन की एक क्लास कराई थी, जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हमने करी थी। तो वहाँ पर इस चीज़ों को हमने बताया था। तो इट इज़ सिंपल सेल, ये सरल कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी बात ध्यान रखना इसके बारे में, इट डज नॉट हैव न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट बात है, केंद्रक अनुपस्थित होता है इसमें। क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। जैसे अगर हम एक संरचना की बात यहाँ पर करें तो ये मान के चलिए एक सेल है और सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। तो अगर सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम होता है, वो पूरी सेल में बिखरा हुआ पाया जाएगा इधर उधर। क्योंकि अगर न्यूक्लियस होगा तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो न्यूक्लियस में पाया जाएगा। पर अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उस कंडीशन में जेनेटिक मटेरियल पूरी सेल में बिखरा हुआ पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसमें न्यूक्लियस जो है एब्सेंट पाया जाएगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगी। आगे की तरफ देखेंगे और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलेंगे। देखिएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल आर स्कैटर्ड इन द सेल। वही बात, केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कोशिका में बिखरा हुआ पाया जाता है। मतलब अगर ये सेल है तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा पूरी सेल में, कहीं भी पूरी सेल में बिखरा हुआ पाया जाएगा, क्योंकि केंद्रक नहीं है। एक उदाहरण भी मैंने दिया था कि जैसे मान के चलिए एक रूम है और इसके साथ एक किचन भी है, तो जो खाना बनेगा वो किचन में बनेगा, ठीक, क्योंकि किचन निर्धारित है। लेकिन अगर सिर्फ एक रूम है, अब खाना इसी रूम में बनाना है, इसी रूम में रहना है, तो चाहे खाना यहाँ बना लीजिए, चाहे यहाँ बना लीजिए, चाहे यहाँ बना लीजिए, चाहे यहाँ बना लीजिए, मतलब कुल मिलाकर के भोजन को कहीं भी बनाइए, क्योंकि अब यही है तो पूरी जगह कहीं पर भी भोजन बन सकता है। इस प्रकार चाहे न्यूक्लियस यहाँ पाया जाए, चाहे यहाँ पर क्रोमोसोम पाए जाएंगे, चाहे यहाँ पाए जाएंगे, चाहे यहाँ, क्योंकि अब न्यूक्लियस नहीं है तो क्रोमोसोम कहीं भी पाया जा सकता है। जेनेटिक मटेरियल आपका कहीं पर भी सेल में बिखरा हुआ पाया जाएगा। ये बात मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताई। मतलब अगर किचन है तो इसी के अंदर खाना बनेगा, नहीं है तो कहीं भी बनेगा। उसी प्रकार अगर न्यूक्लियस है तो जेनेटिक मटेरियल जो होगा उसी में पाया जाएगा, पर अगर नहीं है, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर बताया, तो पूरे सेल में कहीं पर भी पाया जा सकता है। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो इस कंडीशन में पूरे के पूरे सेल में जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ पाया जाता है। आगे की तरफ चलेंगे और अपने नेक्स्ट स्लाइड को हम देखेंगे। देखिएगा, इट हैज़ 70 एस टाइप राइबोसोम। इसमें 70 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये क्या होता है? तो आगे की तरफ जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम राइबोसोम की विधिवत चर्चा करेंगे और बताएंगे। वैसे फिलहाल जान लीजिए ये 2 प्रकार, यस जो है, यस यहाँ पर जो यस होता है, यस को हम स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं।
श्वेडबर्ग यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं? श्वेडबर्ग यूनिट। यस को हम क्या बोलेंगे? श्वेडबर्ग यूनिट। यस को हम क्या बोलते हैं? श्वेडबर्ग यूनिट। ठीक, यस का मतलब श्वेडबर्ग यूनिट यहाँ पर हो जाता है। तो जब हम राइबोसोम की बात करेंगे तो आपको बताएंगे राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S प्रकार के और एक 80S प्रकार के। तो ये 70S प्रकार का इसमें पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी ये क्या होता है, यस क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे आगे क्लास में राइबोसोम आएगा तो वहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेंगे। इसके उदाहरण हैं बैक्टीरिया और बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। बेसिकली दो ही ऐसी जो है ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, ऐसे जीव हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। एक तो आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, जीवाणु, और दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ठीक, तो ये था आपका यहाँ तक का। आगे की तरफ चलेंगे और अगले स्लाइड की तरफ हम देखेंगे। देखिए ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है और ये सेल आपके सामने है। तो देखिएगा इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो देखिए जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है, ये स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जा रहा है। पूरी की पूरी सेल में बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। ये बैक्टीरिया की एक सेल है, ये बैक्टीरिया है समझ लीजिए, उसकी एक सेल की बात की जा रही है जिसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड्स है, राइबोसोम है। देखिए सब चीज़ें पाई जाएंगी लेकिन न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट है इसलिए पूरी की पूरी सेल में आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ पाया जा रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो। आगे की तरफ चलेंगे हम, चीज़ों को नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब दूसरा जो प्रकार है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होती है ये एडवांस प्रकार की होती है। ठीक, एडवांस्ड होती हैं। बेसिकली इनका जो ओरिजिन हुआ है, ध्यान रखिएगा, इनकी ओरिजिन जो हुई है वो प्रोकैरियोट से हुई है। प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं, प्रोकैरियोट, इसी से इनकी ओरिजिन हुई है। प्रोकैरियोट ही डेवलप करके बाद में यूकैरियोट बने हैं। तो इट इज़ अ एडवांस टाइप ऑफ सेल। ये एडवांस प्रकार की कोशिका होती है। एडवांस प्रकार की कोशिका होती है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, सो जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। आगे की स्लाइड में देख लेते हैं, हिंदी में लिखा भी है आपका कि इसमें केंद्रक की उपस्थिति पाई जाती है, जिससे आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक में ही पाया जाता है। जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो केंद्रक में ही पाया जाएगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियस की उपस्थिति पाई जाती है। इट हैज बोथ 70S एंड 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। इसमें क्या होता है, देखो इसमें 70S प्रकार का भी राइबोसोम पाया जाएगा और 80S प्रकार का भी, यानी दोनों प्रकार के राइबोसोम। इसमें 70S एंड 80S यानी 70S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम इसमें पाया जाएगा। 70S प्रकार का भी पाया जा सकता है, 80S प्रकार का भी पाया जाता है। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। प्रोकैरियोट में केवल 70S, लेकिन यूकैरियोट में दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S प्रकार के भी और 80S प्रकार के भी। अब ये आपकी यूकैरियोटिक सेल है, देखो इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है, मुख्य फोकस न्यूक्लियस को ही लेके चलना है, देखना है। तो अगर न्यूक्लियस इसमें पाया जा रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या देख पा रहे हो, उस कंडीशन में आप देख पा रहे हो कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसी न्यूक्लियस में पाया जाएगा। बाकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा जो है आपका साइटोप्लाज्म है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है। तो ये पूरा का पूरा सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है। ये वेल डेवलप्ड सेल होती है। क्या होती है? वेल डेवलप्ड सेल होती है, वेल डेवलप्ड। ठीक, डेवलप वेल डेवलप सेल होती है जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो वेल डेवलप नहीं होती है, वो आपकी क्या होती है, सिंपल सेल होती है। वो आपकी उसको कह सकते हो कि एंशिएंट सेल, आप उसी से प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बनी है, तो वो पुरानी सेल, आदि सेल उसको आप कह सकते हो। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और यहाँ पर देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से नोट कर लीजिएगा। PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट सेल। जो PPLO है वो सबसे छोटी कोशिका है। तो सबसे छोटी जो कोशिका हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कह दोगे सबसे छोटी सेल है। सबसे छोटी कोशिका जो है वो आपकी PPLO है। आगे की तरफ चलेंगे। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा और सबसे छोटी कोशिका जो आपकी होगी वो आपकी PPLO हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं लेकिन ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूँकि ये थ्योरी है, इसके बाद जब सीरीज कराएंगे तो क्वेश्चन आपको साथ साथ कराएंगे, क्योंकि बायोलॉजी की सीरीज भी चल रही है, हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है। तो सीरीज में आपको वहाँ पर पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं सेल बायोलॉजी से। अभी आप थ्योरी को कंप्लीट करिए, फिर हम सीरीज को भी साथ साथ कराते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा पार्ट्स ऑफ सेल।
देखिए वो टाइप्स ऑफ सेल हमने देख लिया, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इसके जो भाग होते हैं कोशिका के पार्ट्स वो कितने होते हैं, तो देखिए दो पार्ट होते हैं, एक सेल वॉल हो जाएगा और दूसरा प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल को आप कोशिका भित्ति कह देते हैं और प्रोटोप्लाज्म ये जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य को हम फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। बिना इसके जीवन कोशिका का जीवन बिना इसके संभव नहीं है, इसलिए इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी हम कहते हैं। आगे की तरफ चलेंगे और चीज़ों को देख लेंगे। सेल वॉल होता क्या है, तो देखिए जो ये सेल होती है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक ऐसी रिजिड सी संरचना ऐसी ऐसी पाई जाती है जिसी को हम सेल वॉल कहते हैं। और मैंने आपको, अगर आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाली क्लास ली होगी तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि ये प्लांट में पाया जाता है और इसी सेल वॉल बेस पर वो प्लांट्स और एनिमल को अलग अलग किया था आर्य छुट्टी करने। तो ये बात आपको उस क्लास से पता हो गया होगा, बाकी चीज़ें हम यहाँ पर कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेल वॉल की बात करते हैं। इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल। यह कोशिका का बाह्य आवरण होता है, मतलब जो ये सेल है, सेल का जो बाहर होगा ये, ठीक, ये सबसे बाहरी आवरण जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सेल वॉल कह देंगे। क्या कह देंगे, सेल वॉल। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, ये कोशिका का बाह्य आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण जो कोशिका का होगा वो आपका सेल वॉल हो जाएगा। नेक्स्ट बात देखेंगे इससे रिलेटेड। दूसरी बात ध्यान रखना है, इट इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट्स एंड एब्सेंट इन एनिमल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, पौधों में सिर्फ प्लांट्स में ये उपस्थित होगा, सिर्फ प्लांट्स में पाया जाएगा। और एनिमल के केस में, जंतुओं में क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इन एनिमल सेल आउटर मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वही बात आपको कि अगर ये एब्सेंट पाया जा रहा है तो एनिमल में आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, तो जो जंतु होंगे उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देंगे। जो कोशिका जंतुओं की होगी उसका आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, जबकि पौधों की जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सेल वॉल कहेंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आगे की तरफ चलेंगे। जंतुओं में कोशिका का बाह्य आवरण प्लाज्मा झिल्ली होता है, वही बात हमने बताई, क्योंकि जब सेल वॉल नहीं पाया जाएगा तो इसका आउटर जो होगा वो आपका सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। अगली बात, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज। वो सेलुलोज से बनी होती है, जो कॉम्प्लेक्स आपका होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है सेलुलोज। तो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है आपकी सेल वॉल। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, पहले पार्ट को हमने देख लिया, सेल वॉल को। सेल वॉल क्या है आप समझ गए, कोशिका भित्ति जो होती है वो बाहरी आवरण होता है सेल का। दूसरी बात आपने जान लिया कि ये पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में अनुपस्थित होता है, और जंतुओं का जो बाह्य आवरण होगा वो आपका हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। और इसके साथ साथ आपने ये भी जाना कि ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अब दूसरा जो इसका पार्ट था प्रोटोप्लाज्म, इसको हम देखेंगे। देखिए प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई डुजार्डिन। डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को खोजा था। ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने करी थी, तो डुजार्डिन ने करी थी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन। इन एनी सेल एक्सेप्ट सेल वॉल एवरीथिंग इज प्रोटोप्लाज्म। इनका कहना है, ये जो लाइन आपकी है ये बयां कर रही है कि इन एनी सेल, किसी भी कोशिका में, एक्सेप्ट सेल वॉल, कोशिका भित्ति को छोड़कर जो भी बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। सेल वॉल के अलावा जितना भी पार्ट है सेल का वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। देखिए कैसे, किसी भी कोशिका में कोशिका भित्ति को छोड़कर संपूर्ण भाग जीव द्रव्य होता है। मतलब कोशिका भित्ति को अगर हम हटा दें, सेल वॉल को हम हटा दें, तो जितना भी पार्ट, जो भी बचा हुआ पार्ट उसका होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सेल वॉल कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म का मतलब जीव द्रव्य, ठीक, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। मतलब सेल वॉल को अगर हटा दे तो प्रोटोप्लाज्म, यानी अगर सेल के स्ट्रक्चर को कोई पूछे सेल क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल वॉल इक्वल टू सेल। ठीक, प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल का जो मिश्रण है वही आपकी कोशिका है। ये बात आपको ध्यान रखना है, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आपके पूछा गया है। इट इज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। पूछा गया है कई बार कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं। तो जो जीवन का भौतिक आधार है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। यहाँ पे गलत ही लिख गया है, ठीक। तो इसके बाद यहाँ तक की बात हो गई, हमने सेल का प्रकार देखा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और सेल के हमने पार्ट्स देखे जिसमें हमने सेल वॉल को देखा, और फिर हमने दूसरा क्या देखा, हमने प्रोटोप्लाज्म को देखा, जो है इस जीव द्रव्य को देखा। अब आगे की तरफ चलेंगे, हम चीज़ों को देखेंगे।
और ये जो आपके आगे की तरफ चीज़ें हैं वो आपका बेसिकली क्या है, ये आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं। क्या है ये आपके, क्या हैं ये आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो कोशिका के अंग होंगे, कोशिका के अंदर पाए जाने होंगे, कोशिकांग होंगे, उनकी बात करेंगे। तो इनको हम अगले क्लास में, अगली जो क्लास होगी तो एक एक चीज़ों का डिस्क्रिप्शन करेंगे। हालांकि यहाँ पर हमने दे दिया कि एक बार आप इसको नोट कर लीजिए कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आपको पढ़ने हैं। तो देखिए इसमें आपका न्यूक्लियस पढ़ना है, इसके बाद न्यूक्लियस में ही पाया जाएगा न्यूक्लियोलस, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदब्बी इसको बोलते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका। इसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम के बाद माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहते हैं। इसके बाद गाल्गी बॉडी, इसको ट्रैफिक ऑफ पुलिस कहते हैं, ये भी हम आपको पढ़ाएं। इसके बाद लाइसोसोम, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है, सुसाइड बैग इसको कहते हैं। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कुछ हो जाएंगे सेंट्रोसोम, तारक काय, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में। इसके बाद साइटोप्लाज्म, जो सेल में पाया जाने वाला जो द्रव्य होगा उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसको देखेंगे। और लास्ट में एक चैप्टर आपका होगा सेल डिवीजन की, कोशिका कैसे विभाजित होती है। सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा ये दो प्रकार की होती है, एक आपकी होगी समसूत्री, एक आपकी होगी समसूत्री विभाजन, ठीक, समसूत्री, और दूसरी होती है अर्धसूत्री। क्लियर, एक आपकी होती है समसूत्री और दूसरी होती है अर्धसूत्री। देखो समसूत्री से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब अगर क्रोमोसोम की संख्या जो पेरेंट में होगी तो डिवाइड होके, मतलब जो मदर सेल होगी जितनी क्रोमोसोम संख्या उसमें होगी उतनी ही उनके डाटर सेल में होगी, पुत्री कोशिका में भी उतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि समसूत्री कह रहा है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या में कोई बंटवारा नहीं होगा, सिर्फ सेल का डिवीजन होगा, लेकिन गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या जितनी पेरेंट सेल में है, जितनी मदर सेल में है, उतनी ही जो है आपके डाटा सेल में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अर्धसूत्री, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो मदर सेल से आधी हो जाती है डाटा सेल में। तो इसका खैर यहाँ पे छोड़िए, इससे बहुत ज़्यादा अभी आपको लेना देना नहीं है। आगे की तरफ जब हम क्लास करेंगे और सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिटेल आपको करा ही देंगे। तो ये थी क्लास जो सेल बायोलॉजी की दूसरी क्लास थी। इसके बाद अगली क्लास में हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस की बात करेंगे, फिर माइटोकांड्रिया, फिर गाल्गी काय, फिर ये सारी एक एक चीज़ों की हम बात करेंगे। और पूरा का पूरा सेल बायोलॉजी यहाँ पर हम आपको करा देंगे। वो सारे पॉइंट्स हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।